हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर पैंट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1। बेसिकली आज हम एक नया चैप्टर हमारा जो है द्विघात समीकरण या इंग्लिश में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके यहाँ तक आए होंगे, ठीक। और अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो उसे प्लीज़ जाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का टाइम डे बाई डे नज़दीक आता जा रहा है और मुझे लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक। तो ये कल से करूँगा कि अब अगर आप 9 तारीख से, अगर आप तारीख है आज 7, 10 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। डे है अगर फ्राइडे, मंडे से स्टार्ट करूँगा। ऐसा होता है बेटा, कुछ चीज़ जैसे मंडे है या कोई फिक्स तारीख, जैसे 10 तारीख आती है, हमारा 20 आता है, 30 आता है, 1 आता है। इन तारीखों पर हमारा गोल रहता है कि उस तारीख से या उस डेट से या मंडे से स्टार्ट करूँगा, कोई भी चीज़ होता है। लेकिन आप नहीं कर पाते तो बेटा आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, 10th में हो, सारा कुछ कवर कर सकते हो और अभी टाइम भी है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, आप इतना कुछ कवर कर सकते हो, ठीक। लेकिन जो बच्चा आगे निकलेगा वो निकल ही गया, ये तो काट सकता है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूँ नहीं आप 2 महीने में टॉप कर सकते हो, तो बेटा जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है वो क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बस अफवाह के लिए होती है कि 10 दिन में टॉप करें, 95% लाएं, 15 दिन में टॉप लाएं। ऐसी वीडियो में फालतू का समय बर्बाद मत करो अपना, जाकर चुपचाप बस पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। बाकी इन चीज़ों पर समय बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि 10 दिन में टॉप कैसे करें। कुछ नहीं है बेटा, ये सब एक तरह का स्पैम चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप अपना समय बर्बाद न करके केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है वो इस तरह से वो तो बिल्कुल ही बेकार है यार। वो भी 15 दिन पढ़ेगा, वो भी कर देगा। हर बच्चा टॉप करेगा 15 दिन में, 95% लाएँ, 97% लाएँ। मैथ में बिना पढ़े 70 में 70 नंबर लाएँ, ऐसी भी वीडियो यार यूट्यूब पर मिलती हैं। क्या यार, बिना पढ़े वो भी मैथ में, कुछ तो शर्म करो मेरे भाई, ठीक है। तो आते हैं पढ़ाई पर, तो बात करेंगे द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले आपने द्विघात नाम कहाँ सुना था। समीकरण को अभी छोड़ दीजिए, समीकरण को अभी छोड़ दीजिए, समीकरण क्या है क्या नहीं है बाद में बात करेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, द्विघात नाम सबसे पहले आपने कहाँ सुना था बेटा? 9th में सुना था आपने। और इससे पिछले जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुपद, बहुपद चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में हमने द्विघात नाम सुना था। क्या होता था द्विघात? सर जिस बहुपद की बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को केवल समझें, जिस बहुपद की अधिकतम घात या हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 2 होती थी, उसे हम द्विघात बहुपद कह रहे थे। बिल्कुल, और याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? सर आ रहा है। जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 2 होती थी, उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते थे, द्विघात बहुपद कहते थे, ठीक है। तो द्विघात नाम हमें वहां से मिल रहा है। अब देखो, चीज सेम वही है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में केवल इतना डिफरेंस है बेटा। सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो किताबी चीजें छोड़ दीजिए, किताब में क्या लिखा है देखो। कोई भी देखो, द्विघात बहुपद किस रूप में होता था? अब यहां से इसे द्विघात बहुपद कहते थे। क्या कहते थे? द्विघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 होती थी उसे द्विघात बहुपद कहते थे। अब द्विघात बहुपद का रूप क्या होता था बेटा? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ax² प्लस bx प्लस के c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता था। a यहां पर 0 नहीं होता था और a b c तीनों रियल नंबर्स होते थे। ये चीज़ आपने पढ़ी थी? बोलोगे बिल्कुल सर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात बहुपद होता था। बेटा बात अब द्विघात समीकरण की करूँ मैं यहाँ पर, तो केवल इसको 0 के तुल्य कर दो। द्विघात समीकरण को क्या करो आप, अगर बात करूं मैं द्विघात समीकरण की, तो क्या करें कि जो द्विघात बहुपद हमारा है ax² प्लस के bx प्लस c, इसको 0 के बराबर कर दो बस। अब इसी को हम द्विघात समीकरण कह देंगे। इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जब तक इसके बराबर में 0 भी नहीं था, देखो कंडीशन सारी यहीं पर वो भी हैं कि जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहां पर भी है बेटा।
देखो जब तक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, केवल बराबर में कुछ नहीं था, तब तक तो ये द्विघात बहुपद था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, जैसे ही इसके बराबर हमने जीरो लिख दिया, जैसे ही इसको जीरो के बराबर कर दिया, अब इसे हम द्विघात समीकरण कहने लगे। अरे समझ गए, जहां पर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको समझाया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। बेसिकली बेटा द्विघात बहुपद अगर आपको आता है तो द्विघात समीकरण समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आता है द्विघात बहुपद भी तो सुन लो, जिस बहुपद की बहुपद तो समझ में आता है ना, वो तो आता है सर। तो देखो जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या था, एक्स था, वेरिएबल मीन्स चर, चर अचर जानते हो, जो भी हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी ये नाम होते हैं हमारे, वो चर होते हैं, 1 2 3 4 ये चर होते हैं। यहाँ पर ए बी सी ये अचर हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ ए बी और सी चर नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकी वैल्यू रखी जाएंगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो जब तक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तब तक तो ये बहुपद था। जैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो कर दिया, उसके जस्ट बाद ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ आप समझ चुके हैं। अब लोग कैसे होते हैं, देखो यदि मैं यहाँ पर इनको समीकरण, जैसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे पहचाने या बनाए कैसे, देखो यहाँ पर मैं a बराबर 1 ले लूँ, b बराबर -3 ले लूँ और c बराबर 2 ले लूँ, इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा a बराबर 1 है तो 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस, तो ये देखो b की जगह -3 तो -3x प्लस c की जगह 2 है तो +2 बराबर 0। ये बेटा द्विघात बहुपद हो गया। अगला ले लो, a बराबर 3 ले लो, b बराबर 4 ले लो, c बराबर 2 ले लो, ये क्या हो जाएगा सर, देखो 3x स्क्वायर प्लस b की जगह 4 तो 4x प्लस c की जगह 2 प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब a बराबर 0 ले लो, b बराबर 0 ले लो, c बराबर 0 ले लो, अब क्या होगा 0x स्क्वायर मतलब 0, 0x 0 0 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है, ये नहीं है बेटा, क्योंकि हम ऊपर ही बोल चुके हैं कि द्विघात समीकरण में a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने a भी जीरो कर दिया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण आपको इसी तरीके से पता करना है, जैसे a का मान कुछ है, b का मान कुछ है, c का मान, देखो एक बार को आपको b और c का मान जीरो हो सकता है, एक बार को आपका b और c का मान जीरो हो सकता है। जैसे ये चीज़ यहाँ पर एक को ले लूँ, यहाँ नीचे यहाँ पर दिखेगा, बिल्कुल यहाँ देखिए जाएगा। देखो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर 2 और c बराबर 3, तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, सॉरी b बराबर 0 और c बराबर 0, ये 5x स्क्वायर प्लस के 0x प्लस के 0 बराबर 0 मतलब 5x स्क्वायर बराबर 0। बेटा ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्यों है ये द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमारा जो a है, a का मान 0 नहीं है, a का मान 5 है। यदि a का मान 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले तो उसकी अधिकतम घात 2 हो, सबसे पहले तो उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए उस समीकरण की या उस बहुपद की। उसके बाद वो 0 के बराबर कर देते हैं, वहाँ पर समीकरण तो बन ही जाता है, पहले बहुपद था, जब उसके बराबर 0 नहीं था तो वह बहुपद था द्विघात, जैसे हमने उसके बराबर 0 रख दिया ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात उसकी बराबर 0 होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है, इसकी टेंशन ना लें, बराबर में कुछ होना चाहिए, समीकरण है, अधिकतम घात 2 हो। तीसरी चीज a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो या समझ गए हो तो अच्छी बात है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा समीकरण द्विघात है या कौन सा नहीं है, ऐसे कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ए जहाँ कहीं भी 0 नहीं हो, अधिकतम घात 2 हो, वहाँ पर वह द्विघात समीकरण होता है। बराबर में कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 3 4 हो, वो सारी चीज़ें 0 ही हो जाती हैं जब हम मैनेज करेंगे। और मैं आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना भी आगे बताऊँगा, अभी सिखाऊँगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, या आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है। अब आगे मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँगा। आइए, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका रियल लाइफ में भी बड़ा यूज है बेटा, हमारी जो भी रियल लाइफ है अपनी, उसमें इसका यूज है। वो कैसे यूज है, मैं आपको रियल लाइफ का यूज बता दूंगा आपको, तो शायद आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूँ, ये पूरे मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है हमारे,
फुल मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम है हमारा 10th का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन अगर हम संपूर्ण मैथ की बात करें या पूरे गणित की बात करें, उससे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। हर जगह इसके क्वेश्चन से हर जगह हमको द्विघात समीकरण हल करने को मिलता है, चाहे आपकी फिजिक्स हो। नेक्स्ट जब आप 11th 12th में आकर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ पर भी आपको लगेगा हाँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हम पढ़कर आ गए, हमको परेशानी नहीं है। देखो रियल लाइफ का एक यूज बताऊँगा मैं आपको। आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, उसने कह दिया इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ऐसा ही होता ना। उसने एक कंडीशन दी बेटा कि इस कमरे की जो लंबाई है, इस कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मान लिया मैंने चौड़ाई x है तो लंबाई 2x, क्या समझे? उसने बोला था ना कि जो लंबाई है कमरे की वो चौड़ाई की 2 गुनी, तो क्या चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो गया। और उसने ये भी बोल दिया कि इस कमरे का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसका 200 मीटर स्क्वायर है। बहुत अच्छी चीज़ बोली उसने। उसने कहा है कि कमरा है जो आपका, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी, तो मैंने चौड़ाई x मान ली, लंबाई 2x हो गई 2 गुनी है। तो उसने ये कह दिया कि कमरे का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना, होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल उसने दिया है 200, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर लो, x का गुणा 2x से, और बेटा ये 200 के बराबर है, मतलब x का गुणा 2x से कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर 200, x स्क्वायर बराबर 200 के बट्टे 2 करेंगे 100, और x बराबर सर 10 आ जाएगा। मतलब उसकी चौड़ाई x है, मतलब 10 आ गई। तो लंबाई, जब चौड़ाई 10 है तो बेटा लंबाई तो 20 हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी दुगनी है। तो इसका बेटा ये रियल लाइफ में बड़ा यूज है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगते हैं इस चैप्टर के, ठीक, और मज़ा आता है इनको करने में, ठीक है। तो हम इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपके मैथ में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। बहुत बढ़िया। जॉन और जीवंती के पास 2 लोग हैं, एक जॉन है एक जीवंती, बेहतरीन नेम। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खोदते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बहुत बढ़िया। उसने कहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास। तो देखो आप क्या काम करते हो कि माना, आप क्या काम करोगे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। माना जॉन के पास कंचे बराबर x, और जीवंती के पास कंचे बराबर y। यही करोगे? बिल्कुल करोगे बेटा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी अभी आप जो तीसरा चैप्टर पढ़कर आए हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हम उनमें 2 चर लेते थे x और y लेते थे। लेकिन यहाँ अभी आपने देखा कि बात हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं, और द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। इसमें एक ही वेरिएबल है, केवल x, एक ही वेरिएबल है। अब बेटा एक वेरिएबल में कैसे लाएं, हम इसको एक वेरिएबल में कैसे लाएं, ये सवाल खड़ा होता है। तो बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा कि आप एक वेरिएबल में कैसे ला सकते हैं। देखो यहाँ आपने जीवंती के पास कंचे y माने, नो डाउट आप इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान लीजिए। अब इसको एक वेरिएबल में कैसे लाएंगे वो समझ लो। देखो अब आपने जॉन के पास x कंचे माने थे, जीवंती के पास y कंचे, और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो आप ये लिखोगे कि x प्लस y बराबर 45, यही लिखोगे। अरे भाई जॉन के पास जीवंती के पास दोनों को मिलाकर बराबर 45। अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो y बराबर क्या आएगा 45 माइनस के x, बस यही मिल गया ना। y की जगह आप रख दो 45 माइनस x, बस एक चर में आ गया, इसमें भी x इसमें भी x, कहानी खत्म होगी y की। कैसा लगा, कैसा लगा भाई? बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो। ऐसी कंडीशन हो आप ऐसे ही कीजिए कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45, दोनों के पास 45, तो एक के पास हो गई x, दूसरे के पास 45 माइनस x। अरे भाई एक चीज समझ, दो लोग हो आप, 2 भाई हो, दोनों के पास कुल मिलाकर 10 टॉपी हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर
10 टॉप ही हैं, लेकिन अभी आप 10th में हो, टॉपी लायक नहीं हो बेटा, टॉप ही हैं सपोज करो। अब दोनों के पास 10 टॉपी हैं, एक के पास 3 हैं, तो दूसरे के पास 7। आप बहुत ही आराम से बोल दोगे कि सर जब कुल टॉपी 10 हैं, कुल 10 हैं और एक के पास, बड़े वाले के पास 3 हैं, तो छोटे वाले के पास, छोटा जिद्दी होता है हमेशा, 7 हैं। कैसे पता भैया? हम ये भी तो लिख सकते हैं कि छोटे वाले के पास 10-3 थी। अरे भाई तब भी तो 7 आ रहा है। बिल्कुल बेटा, ये कंडीशन है। दोनों के पास 45 हैं, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास 45 - x आप लिख सकते हो। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, ये रहा। इस तरह से आप मान लो, अब उसने क्या कहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर जॉन ने 5 कंचे खोए, उसके बाद जॉन के पास कितने बचेंगे? जॉन के पास x कंचे थे, 5 खो दिए, उसके पास बचेंगे x - 5। बढ़िया। जीवंती के पास 45 - x कंचे थे। जीवंती के पास 45 - x कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए। 5 खोएंगे तो घटेंगे तो ही बेटा, तो बराबर बचे ये 40 - x, क्योंकि 45 में से 5 गया, 40 चेक कर लो, ये बचे। अब उसने नई कंडीशन डाली है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो कंचे हैं उनके पास x - 5 और 40 - x, इनका गुणनफल उसने बताया है कि 124। तो कर लीजिए, x - 5 × 40 - x बराबर 124। गुणा कर लीजिए, गुणा आता है x का 40 से 40x, आना बहुत जरूरी है बेटा, ये चीज़ें छोटी छोटी। x का -x से माइनस का x², -5 का 40 से माइनस का 200, -5 का -x से प्लस के 5x बराबर 124। इसको सरल करो, 40x प्लस के 5x प्लस के 45x हो गए, तो माइनस के x² प्लस के 45x, इधर माइनस में 200 है, उधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में 200, उधर प्लस में भेज दें, तो 124 प्लस के 200, यह माइनस के x² प्लस के 45x बराबर 324। अब ऐसा कीजिए, दोनों तरफ माइनस का भाग दे दो। माइनस का अगर हम भाग देंगे तो यहाँ से बन जाएगा x², या ऐसा कीजिए, ये सारी दोनों चीज़ें हैं जो माइनस का x² प्लस के 45x, ये बराबर को उधर भेज दो, इधर लिख दो 0, उधर कर दो 324 प्लस के x² माइनस के 45x। इसको ऐसे लिख दो, अब x² यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दो, इसको इस तरह से लिख दो कि x² प्लस के माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम बेटा? यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या जो हम मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में हमको लिखना होता है द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस की c की फॉर्म में लिखेंगे, यही इसका मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर जानना चाहेंगे, केवल इसके लिए हमको समीकरण बनाना है, अभी हमें इसको हल नहीं करना। ठीक, हमें इसकी हल करने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर हल करके आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते या डिप्रेशन में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बेटा अभी हमने हल करना सीखा ही कहाँ है। बहुपद में हालांकि आप सीख चुके हो, लेकिन अभी हमने हल करना नहीं सीखा है, तो हम यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ रहे हैं, केवल मैंने आपको इसका यूज बताया था। ठीक, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 आपको इसी तरीके का है, उसमें भी वो जानना ही चाह रहा है केवल, लेकिन ये नहीं कह रहा कि बताओ। ठीक है, ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। वो कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दें, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें, तो वह एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा हमको। जैसे माना, इधर आओ, जैसे माना एक दिन में निर्मित खिलौने, माना एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर x खिलौना मान लिया। हमने माना कि एक दिन में x खिलौने का निर्माण हो रहा है, या उस कुटीर उद्योग में एक दिन में x खिलौने बन रहे हैं, हमने ये चीज़ मान ली। ठीक, अब उसने ये कंडीशन से कही है कि जो एक खिलौने का मूल्य है
एक खिलौने का मूल, बहुत ध्यान से समझो बेटा, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। उसने ये भी बोला हमसे जो एक खिलौने का मूल है वो कितना बताया बेटा, यहाँ देखो एक खिलौने का मूल या प्रत्येक खिलौने का, एक खिलौने का बात एक ही है, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब 55 में से एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हुए हैं, एक दिन में x खिलौने निर्मित हुए हैं, तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, क्योंकि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को घटा दो, तो एक दिन में x खिलौने निर्माण हुए हैं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x हो जाएगा। नीचे उसने कहा है किसी एक दिन, अब एक दिन की उसने बात कर ली, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब भाई एक दिन में x खिलौने निर्माण हो रहे हैं, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो कौन सी बड़ी बात है हम अगर उसको ये निकालना चाहेंगे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं एक दिन में। भाई बेटा x इंटू 55 माइनस x बराबर 750, समझ लो एक दिन में x खिलौने का निर्माण हो रहा है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, एक खिलौने का लागत मूल्य इतना है, उस दिन का लागत मूल्य 750 है, तो कितने खिलौने निर्माण होंगे, तो बेटा x इंटू 55 माइनस x, प्रत्येक खिलौने का मूल्य और गुणा कुल खिलौना, तो हमें कुल लागत मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750, x का गुणा 55 से 55x माइनस x का गुणा x से x स्क्वायर बराबर 750, x स्क्वायर आप उधर भेज दो, सॉरी सारी चीज़ उधर इधर ही ले लूँगा, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 बराबर 0। देखो जब भी कभी x स्क्वायर माइनस में आपको देखे तो माइनस का भाग दे दो दोनों तरफ, और माइनस का भाग देने से हमको ये मिल जाता है बेटा कि सारे चिन्ह चेंज कर दो। उधर तो देखो जीरो है, जीरो तो ना ही ऋणात्मक है ना ही प्लस धनात्मक है, ना ही तो उस पर ऋण से फर्क पड़ता और ना ही आपके धन से फर्क पड़ता, वो तो जीरो इज जीरो, जीरो तो जीरो ही है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको लगे कि माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ा अजीब सा लगता है और कैलकुलेशन में दिक्कत भी करता है हमको, तो हमको ये क्या करते हैं कि सारे में माइनस का भाग दे दो। तो माइनस का भाग देने से, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, ये आपको जगह जगह जब भी लिखा पाओगे आप माइनस से भाग देने पर, तो आपके कानों में शायद मेरी ये आवाज़ गूंजे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को कर देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस के 55x को कर देंगे माइनस का 55x, माइनस के 750 को कर देंगे प्लस के 750 बराबर 0। इस तरह आप कर सकते हैं। आप ये न लिख के डायरेक्ट ऐसी चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि सामने वाला समझदार बैठा है, आपकी चीज़ें समझ जाएगा। ठीक, हमारा यहाँ पर मोटिव इतना ही था इसको इतना करने का, हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। केवल ये जानना चाह रहा है कि हम जानना चाहेंगे, इसने कही नहीं है कि आप बताओ हमको। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और आप द्विघात समीकरण का यूज समझ चुके हैं शायद। अब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो भी कुछ दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि द्विघात समीकरण कौन से होते हैं बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर मैं आप लिख दे रहा हूँ, आप बाद में आपको मिटा दूंगा। ये चलो हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का बैच है पूरा है। चलो, जिसकी अधिकतम घात या उच्चतम घात, जैसे भी आपको समझ में आता है, हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक, और ए कभी भी 0 नहीं हो, ये होता है हमारा क्या, द्विघात समीकरण। जिसकी स्टैंड जो फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण की हमारी फॉर्म होती है, या द्विघात समीकरण के लिए ये कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ये नेसेसरी है इतनी चीज़। मैंने आपको इससे पहले ही आपको बताया, आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे। देखो अब इसमें सबसे फर्स्ट चेक करते हैं हम, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको आप सरल कीजिए पहले, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आता है सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। अरे ऐसा ही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b। अरे भाई कुछ स्टैंडर्ड लोग हैं वो ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। कोई फर्क नहीं बेटा, चीज़ वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे थोड़ा सरल लगता है हमको याद करने में, ठीक है। तो इसी से आप कर लीजिए, कन्फ्यूज ना हो, यही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 दूनी 4x प्लस के ये 1 बराबर 2x
-3। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, नहीं किसी को यार डाउट रहना चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक, फिर मैथ नहीं पढ़ पाओगे आप आके। अब यहाँ क्या करें, जो भी चीज़ें उसको सरल कर लो। एक्स स्क्वायर है, माइनस के 4x है, प्लस के 5 हैं, तो उधर 2x में प्लस में इधर माइनस में ले आओ, और ये हो गया इधर +5 और उधर माइनस में 3 है, इधर प्लस में ले आओ, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x माइनस के 6x प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 8 बराबर 0। अरे यार इधर ये पक्षांतर जो भी मैंने किया है खुद से करना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आएगा, तो यहाँ ये लिख सकते हैं, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बेटा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इक्वल टू 0 है, अधिकतम घात 2 है। a 0 है? बिल्कुल नहीं, a 0 नहीं है, a 1 है हमारा। तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या यस कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है। मैं यहाँ पर ये मिटा दूँ, ठीक है। अब हम सेकंड की जांच करते हैं। सेकंड की जांच करने के लिए आप आ जाइए, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। देखो x का अंदर गुणा कीजिए, x का x से एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 से x प्लस के 8, ये वाली साइड क्लियर, बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी। क्या ध्यान आया? क्या ध्यान आया कि सर अगर ऐसा होता है तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बिल्कुल सही बेटा, ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी, ऐसी कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? एक्स प्लस 8, उधर 4 माइनस में है, इधर प्लस में ले लो, बराबर 0। तो यहाँ पर होगा ये एक्स प्लस 12 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात इसकी 1 है, ठीक। और अधिकतम घात 2 क्यों नहीं है? क्योंकि जो a है वो हमारा 0 हो गया। a कितना हो गया? 0। देखो ये एक्स स्क्वायर था, अब ये एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के, देखो ये 1x स्क्वायर, ये भी 1x स्क्वायर, तो 1 में से बन गया 0, तो ये वो 0x स्क्वायर, तो a क्या है हमारा यहाँ पर? 0 है। देखो सारी कंडीशन यहाँ पर लग रही है हमारी कि एक्स स्क्वायर भी नहीं है, मतलब अधिकतम घात इसकी 2 भी नहीं है। सेकंड चीज, इसका a भी 0 हो गया, तो इसका मतलब यह जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड इधर में लिख ले रहा हूँ, आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपका है इसी में पूछा है, वो है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1। इसे चेक करो, इसे भी उसी प्रकार चेक करो बेटा, सरल करो। x का 2x से करो 2x स्क्वायर, x का 3 से करो प्लस के 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1। सेम कंडीशन, एक्स स्क्वायर उधर प्लस में है, इधर इसको माइनस में ले आओ, दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x इधर है ही ऑलरेडी, उधर 1 प्लस में है, इधर माइनस में ले लो, बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दो, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। क्या ये फॉलो कर रहा है सारे? बिल्कुल फॉलो कर रहा है बेटा। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, अधिकतम घात 2 है, a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो द्विघात समीकरण है बेटा, द्विघात समीकरण है। हाँ लिख दो यहाँ पर, या इस चीज़ आप लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। नंबर चौथे की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ये है, अच्छा x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस 4, एक्स क्यू माइनस 4। इसको भी सरल कीजिए बेटा। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, इसको यहाँ लिख दूँ। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। वहाँ तक दिख रहा है? नहीं तो ये वाली स्टेप नीचे लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसको सिंपल करके हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बच्चा ऐसे भी रखता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी, कहाँ से आया? 3ab का गुणा a से करेंगे, और प्लस के 3ab स्क्वायर। बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन इस तरह से याद रखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में प्लस बी, तो सिंपल है थोड़ा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लगा लीजिए, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब
प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यू कितना होगा 8 प्लस के 3ab 3ab तो 3ab का मतलब 3x गुणा 2 3ab मतलब 3 गुणा x गुणा 2 तो 3 दूनी 6x प्लस के 6x कोष्टक में a प्लस बी का मतलब x प्लस 2 बराबर एक्स क्यू माइनस के 4। तो देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल यहीं कर दो, खत्म। क्या बचा यहाँ पर 8 प्लस 6x का गुणा एक्स से 6x स्क्वायर 6x का 2 से 6 दूनी 12x बराबर माइनस के 4। इसे लिख लो 6x स्क्वायर प्लस के 12x देखो प्लस के 8 हैं उधर 4 माइनस में इधर प्लस में ले लो बराबर 0। तो यहाँ क्या आया हमारा 6x स्क्वायर 12x प्लस के 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है बिल्कुल है बेटा, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखो ध्यान से समझेंगे, सुनना बहुत ही बढ़िया मैं आपको चेता रहा हूँ। अगर इन चारों को आप देखो तो आपको इसमें क्यू नज़र आ रहा था, क्या नज़र आ रहा था क्यू, 3 घात लग रही थी। लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हमने इसका सरलीकरण किया तो ये द्विघात समीकरण निकला बेटा। तो कभी भी देखकर इतनी जल्दी जज मत करना बेटा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक। देखो इस बार बोर्ड में क्या पैटर्न है कि इस बार बोर्ड में 20 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चंस में ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। और बेटा जब सरल क्वेश्चन हमको थोड़ा दिखता है कि हमें ये पढ़ा हुआ है तो हम ये ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म कीजिए, ठीक, और हम गलती कर जाते हैं। आप क्यू देखोगे यहाँ पर कि तो x की घात क्यू है, x पर 3 की घात है, लेकिन द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है, तो आप तुरंत कर दोगे कि नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। बेटा ये गलती कभी मत करना, इस चीज़ को आप नोट कर लो, ध्यान में रखो कि डायरेक्ट कभी भी जज नहीं करेंगे हम। अब देखो ये कहाँ गया, ये यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर देख के आपको ऐसे ही पहले एक एक्स का एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा, तुरंत झट से आप आगे नहीं करोगे, फिर तुरंत बोल दोगे हाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा एक्स स्क्वायर की हमें कुछ जरूरत है क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बराबर सारा कुछ जीरो आ रहा है, सारा कुछ जीरो, देखो एक्स स्क्वायर बराबर सारा कुछ जीरो है फिर भी ये द्विघात समीकरण है, आपको पता है, क्योंकि ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 2 बाकी कुछ भी हो यार सब चलता है, ठीक। तो ये गलती बेटा आप कभी मत करना कि आप डायरेक्टली मत बोलना किसी से क्या मतलब एग्जाम में कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले उसको जो भी समीकरण दिया हुआ हो उसको सिंप्लीफाई करो, मीन्स उसको आप सरलीकरण करो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद ही आप जज करना कि यह समीकरण द्विघात है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वही चीज़ आपकी एनसीईआरटी में 2 लाइन में नीचे लिखी हुई है, वहाँ से ही पढ़ लेना यार, ठीक है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करेंगे हम, एक एक नंबर के क्वेश्चन से वहाँ पर जो बहुविकल्पी होंगे वो सीधे होंगे। देखो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली हल करने को बोला जाएगा तो वहाँ थोड़ी बहुत आप गलती करते हैं तो थोड़ा बहुत यार चांस रहता है टीचर को भी कि वो थोड़ा सा, जैसे आपकी साइन की कोई गलती हो रही है, चिन्ह की गलती हो रही है, थोड़ी चीज़ गलती हो रही है तो उसको सही करके आगे वो ले जा सकता है या आपको थोड़े बहुत नंबर उस क्वेश्चन के दे सकता है। लेकिन मल्टीपल में बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपने अगर गलत ऑप्शन टिक किया तो वो गलत है, उसमें आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है और ना ही यार टीचर का वो रहता है कि वो कैसे कर सकता है यार, आगे नहीं बढ़ा सकता ना आपको। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट जज नहीं करेंगे हम, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर या इस जो एक्सरसाइज है 4.1 इसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको रिवीजन करके आप तैयार रखें, पूरी मजबूती के साथ पूरी तैयारी के साथ पढ़ करके आएँ, जिससे कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊँ तो आपको मुझे ये नहीं बताना पड़े बेटा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है, या द्विघात समीकरण कब होता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रत्येक बच्चा इस तरह की तैयारी करके इस वीडियो को पढ़ के उसके बाद अगली वीडियो को देखने के लिए आएगा, ठीक। तो धन्यवाद।